नमस्कार, मैं आनंद जैन, HOD इलेक्ट्रिकल गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक हनुमानगढ़ हमारे GPC हनुमानगढ़ के YouTube चैनल पर एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं। आज हमारे विषय पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में समझते हैं SCR की करंट रेटिंग्स के बारे में। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। सिलिकॉन कंट्रोल्ड रेक्टिफायर SCR थायरिस्टर फैमिली का एक कॉम्पैक्ट सॉलिड स्टेट स्विचिंग डिवाइस है, जिसे हम AC और DC सप्लाई सिस्टम्स में पावर कंट्रोल के लिए इस्तेमाल करते हैं। SCR में 4 अल्टरनेट P, N, P और N डोपिंग की लेयर्स के बीच में 3 जंक्शन J1, J2, J3 काम करते हैं और ये बाहर वाली हाई डोपिंग की P लेयर का मेटेलिक टर्मिनल एनोड है और इधर ज्यादा डोपिंग की इस N लेयर का मेटेलिक टर्मिनल कैथोड है, जिसके बीच में हमारा पावर सिस्टम काम करता है। और इस पावर सर्किट में कंट्रोल एप्लीकेशंस के लिए हम गेट पे एक लो पावर का सिग्नल बीच वाली P लेयर के इस कनेक्शन पर देते हैं। एक SCR में ब्लॉकिंग फॉरवर्ड अप्लाइड वोल्टेज के साथ या रिवर्स अप्लाइड वोल्टेज के साथ एक ऐसी स्टेट है जिसमें SCR वोल्टेज को विथस्टैंड करते हुए मामूली सा लीकेज करंट अपने थ्रू अलाउ करता है। और एक दूसरा कैरेक्टरिस्टिक रूप कंडक्शन स्टेट है, जिसमें डिवाइस बाह्य सर्किट के लिए क्लोज स्विच की जैसे व्यवहार करते हुए करंट फ्लो को अलाउ करता है और उसके अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप बहुत कम 1 या 1.5 वोल्ट बस रह जाती है। ये ब्लॉकिंग और कंडक्शन स्टेट दोनों स्टेबल स्टेट है और आपस में इंटरचेंज की जा सकती है। सभी SCR या थायरिस्टर को सेफ और रिलायबल ऑपरेशंस के लिए मैन्युफैक्चरर के द्वारा स्पेसिफाइड करंट, वोल्टेज, पावर, टेम्परेचर और फ्रीक्वेंसी की लिमिट्स में ही इस्तेमाल करना चाहिए और इन लिमिट्स की वैल्यूज को हम SCR की रेटिंग्स कहते हैं। रेटिंग्स की इन मिनिमम और मैक्सिमम लिमिट्स के बीच में ही हमारा SCR कैपेबल है सेफ और रिलायबल ऑपरेशंस के लिए। और अगर हम इन लिमिट्स को थोड़े से समय के लिए भी कोई ट्रांजिएंट ड्यूरेशन में भी क्रॉस करते हैं तो SCR या तो डैमेज हो जाएगा या गलत तरीके से काम करने लगेगा। व्यवहार में हम SCR की ऑपरेटिंग कंडीशंस को उसकी रेटिंग्स या लिमिटिंग कंडीशंस से काफी कम और सेफ लिमिट्स और मार्जिन के साथ रखते हैं, ताकि हमारे ऑपरेशंस के दौरान अगर छोटी मोटी अबनॉर्मल कंडीशंस भी आ जाए तो SCR अपनी रेटिंग्स को क्रॉस ना करे और सेफ और रिलायबल ऑपरेट करता रहे। इन रेटिंग्स को हम कंटिन्यूअस वर्किंग वैल्यूज में पढ़ सकते हैं। ये कुछ ऐसे रिपीटेटिव पीक्स हो सकते हैं जो बार बार एक पीरियोडिक साइकिल से आते हों, या कुछ नॉन रिपीटिंग सर्जेज हो सकते हैं जो पूरे डिवाइस के जीवन काल में 1 या 2 बार ही आएंगे। हम इन सभी स्थितियों के लिए SCR की रेटिंग्स को परिभाषित करते हैं। हमने अपनी एक पिछली वीडियो में पाया था कि ब्लॉकिंग स्टेट में जब डिवाइस वोल्टेज सहन की शक्ति रखता है उस समय SCR की वोल्टेज रेटिंग्स महत्वपूर्ण है, लेकिन किन्हीं और परिस्थितियों में SCR की करंट रेटिंग्स भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो आज की वीडियो में हम SCR की करंट रेटिंग्स के बारे में जानेंगे। और SCR एक यूनिलैटरल डिवाइस है, तो इसकी जो कंटिन्यूअस रेटिंग्स है उसे हम एवरेज वैल्यू से डिफाइन करना पसंद करते हैं। कोई बायलैटरल डिवाइस के लिए हम RMS वैल्यूज को भी परिभाषित कर सकते थे, और जो सर्ज और शॉर्ट टाइम रेटिंग्स होती हैं उन्हें अक्सर हम पीक वैल्यूज के साथ डिफाइन करते हैं। सारे रेटिंग्स के नोमेनक्लेचर को समझते हैं। SCR की वोल्टेज या करंट रेटिंग्स की आसान पहचान के लिए, इजी आइडेंटिफिकेशंस के लिए हम उसके नोमेनक्लेचर में वैल्यूज के नीचे एक या अधिक सबस्क्रिप्ट्स का इस्तेमाल करते हैं। जो पहला सबस्क्रिप्ट हम इस्तेमाल करते हैं वो डिवाइस की ऑपरेटिंग स्टेट्स को बताता है, और वो रिवर्स ब्लॉकिंग मोड हो सकता है जिसे बताने के लिए हम R संकेत का इस्तेमाल करते हैं। वो फॉरवर्ड ब्लॉकिंग स्टेट हो सकती है जिसे बताने के लिए हम D संकेत का इस्तेमाल करेंगे, और फॉरवर्ड कंडक्शन जिसमें SCR करंट कैरी करता है उस स्टेट को हम T नोटेशन से इंडिकेट करते हैं। हम सबस्क्रिप्ट में कैपिटल M शब्द का इस्तेमाल करते हैं जो मैक्सिमम या पीक वैल्यूज को डिफाइन करता है। अगर सबस्क्रिप्ट में हम एवरेज या RMS वैल्यू को रिप्रेजेंट करते हैं तो एवरेज वैल्यू के लिए AV और रूट मीन स्क्वायर वैल्यू को बताने के लिए हम RMS सबस्क्रिप्ट का इस्तेमाल करते हैं। गेट के लिए कभी हम G टर्मिनल का और एनोड के लिए A टर्मिनल का इस्तेमाल करते हैं। SCR के सभी प्रकार की करंट रेटिंग्स के बारे में बात करते हैं। SCR एक यूनिलैटरल डिवाइस है, इसलिए इसकी करंट को एवरेज करंट से परिभाषित करना ज्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि हम RMS मैग्नीट्यूड को अक्सर बायलैटरल डिवाइसेस के लिए इस्तेमाल करते हैं। सभी सेमीकंडक्टर डिवाइसेस की भांति SCR भी बहुत कॉम्पैक्ट है और इसकी बहुत ज्यादा थर्मल कैपेसिटी नहीं है, और इसका जो टेम्परेचर राइज होने वाला टाइम कांस्टेंट है वो भी काफी छोटा है। ऐसी स्थिति में अगर करंट रेटिंग से ज्यादा होगा और
और थोड़े से समय के लिए ऐसा घटित होगा तब भी जंक्शंस के टेम्परेचर उसकी स्पेसिफाइड लिमिट्स को क्रॉस कर सकते हैं। इसलिए एक एससीआर की करंट रेटिंग्स हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। एक कंडक्शन या फॉरवर्ड ऑन स्टेट में एससीआर के अक्रॉस जो वोल्टेज होती है वो ऑलमोस्ट कांस्टेंट 1 या 1.5 वोल्ट के बीच में है, और ऐसी स्थिति में जो फॉरवर्ड ऑन स्टेट कंडक्शन करंट है उसकी जो एवरेज वैल्यू है वो डिवाइस के अंदर होने वाले पावर लॉसेस को रिप्रेजेंट करती है और डिवाइस के होने वाली टेम्परेचर राइज को इंडिकेट करेगी। जैसा हमने पहले बताया, यूनिलैटरल करंट कैरी करने वाले एससीआर डिवाइस के लिए सबसे महत्वपूर्ण एवरेज ऑन स्टेट करंट रेटिंग है, IT एवरेज। यहाँ ये T शब्द फॉरवर्ड कंडक्शन मोड को इंडिकेट कर रहा है और AV एवरेज वैल्यू को इंडिकेट कर रही है। ऑन स्टेट मोड में जो एवरेज वैल्यू रेटिंग है वो मैक्सिमम लगातार रहने वाला एवरेज फॉरवर्ड करंट है जो एससीआर में फ्लो करते समय उसका मैक्सिमम टेम्परेचर कंडीशंस एक्सीड ना हो और आरएमएस करंट की जो लिमिट्स एससीआर के लिए हम बनाते हैं वो भी एक्सीड ना हो। क्योंकि कंडक्शन मोड में एससीआर के अक्रॉस एक बहुत थोड़ी सी लेकिन कांस्टेंट वोल्टेज रहती है, इसलिए जो पावर लॉस डिवाइस के अंदर एससीआर या थायरिस्टर में होने वाले हैं वो पूरी तरह से फॉरवर्ड करंट IT एवरेज के प्रोपोर्शनल है। और अगर IT एवरेज हमारी रेटिंग से एक्सीड करेगा तो इसका मतलब है डिवाइस के अंदर जो लॉसेस से हीट प्रोड्यूस हो रही है वो स्पेसिफाइड टेम्परेचर राइज से ज्यादा जंक्शंस के टेम्परेचर करके डिवाइस को डैमेज कर सकती है। एससीआर या थायरिस्टर या किसी भी इलेक्ट्रिक पावर डिवाइस जो करंट कैरिंग करता है उसकी करंट रेटिंग्स को हम इंक्रीज या इंप्रूव कर सकते हैं अगर उसकी कूलिंग को बेहतर कर दिया जावे। अगर थायरिस्टर के केस का टेम्परेचर बाहर बढ़िया कूलिंग करने के बाद अगर हम कम रखते हैं और वो 80 डिग्री सेल्सियस से कम है तो थायरिस्टर या एससीआर अपनी फुल करंट कैपेसिटीज पे इस्तेमाल किया जा सकता है। लेकिन अगर केस टेम्परेचर 80 डिग्री से ज्यादा होने लगता है तो हमें थायरिस्टर का जो एवरेज करंट रेटिंग्स है उसे डीरेट करना होगा ताकि सेफ्टी इंश्योर की जा सके। तो बेहतर कूलिंग करके अगर केस का टेम्परेचर कम है तो थायरिस्टर की करंट रेटिंग अच्छी होगी, और अगर केस का टेम्परेचर या एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर ज्यादा हो रहा है, हमारी कूलिंग बहुत इफेक्टिव नहीं है, तो थायरिस्टर की जो करंट रेटिंग है वो डिक्रीज या डीरेट हो जाएगी। एक एससीआर चॉपर जैसे सर्किट में डीसी करंट को कंट्रोल करे या एसी सप्लाईज में फेज कंट्रोल मेथड से अगर कंट्रोल ऑपरेशन करे तो जो एवरेज फॉरवर्ड करंट की जो लिमिट्स है वो फायरिंग एंगल पे डिपेंड करेगी या कंडक्शन एंगल पे डिपेंड करेगी। किसी दिए गए एवरेज वैल्यू के लिए अगर हमारा कंडक्शन एंगल घटता है तो सेम एवरेज वैल्यू के लिए हमारी आरएमएस करंट वैल्यू का मान इंक्रीज हो जाता है, और ऐसी स्थिति में हमें थायरिस्टर की जो एवरेज करंट लिमिट्स हैं उनमें डीरेट करना पड़ता है। जरा समझते हैं सारी बात को। किसी भी डिवाइस में हीटिंग या टेम्परेचर राइज का संबंध करंट के स्क्वायर या आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट से है। अगर हम किसी फेज कंट्रोल सर्किट में कंटिन्यूअस ओए लेवल का करंट कैरी करते हैं तो हमारे डिवाइस का फाइनल टेम्परेचर सेफ लिमिट 125 डिग्री सेल्सियस मान लेते हैं हो जाता है। ऐसे एवरेज करंट को मेंटेन करने के लिए अगर हम 50% ड्यूटी साइकिल के साथ ओबी करंट के साथ, यहाँ जैसे हम लाल पल्सेस दिखा रहे हैं उस तरह के करंट के साथ इसी डिवाइस को इस्तेमाल करें तो हम पा रहे हैं कि एवरेज करंट की वैल्यू वही पहले जैसी काली लाइन ओए जितनी है, भले ही हमने करंट की पल्सेस को ओबी मैग्नीट्यूड की दुगनी कर दी है लेकिन टाइम इंटरवल आधा होने पे एवरेज वैल्यू सेम है। लेकिन आप देखेंगे कि हमारा जो थायरिस्टर है वो शॉर्ट टाइम रेटिंग का डिवाइस है, और जब हम पहले से दुगने करंट को ऑन पीरियड में इस्तेमाल करेंगे तो हमारा टेम्परेचर राइज जो पहले नीली लाइन पे सैचुरेट हो रहा था वो यहाँ ब्राउन लाइन पे एक्सीड हो जाएगा। ऑफ टाइम में हल्की सी कूलिंग होगी लेकिन दोबारा ये इंक्रीज होगा और जो नया स्टेबल टेम्परेचर है हमारी पुरानी सेफ लिमिट से ऊपर चला जाएगा। तो यहाँ लाल रंग ओबी मैग्नीट्यूड की पल्सेस और काली लाइन ओए कंटिन्यूअस करंट, दोनों की एवरेज वैल्यू सेम है लेकिन दोनों की आरएमएस वैल्यू सेम नहीं है। अर्थात जब हम कंडक्शन एंगल को घटाते हैं तो सेम एवरेज वैल्यू के लिए हमारी आरएमएस वैल्यू इंक्रीज हो जाती है, और ऐसी स्थिति में डिवाइस का टेम्परेचर अपनी स्पेसिफाइड लिमिट से क्रॉस हो सकता है। तो हमें डिवाइस की सेफ्टी के लिए उसके एवरेज करंट रेटिंग को डीरेट करना होगा डिपेंडिंग अपॉन कंडक्शन एंगल। जो कंडक्शन एंगल फुल साइकिल के लिए अगर हो तो अगर रेटिंग 120 एम्पियर की हो तो वही अगर हमारी ड्यूटी साइकिल केवल 30 डिग्री रह जाए बहुत छोटी तो हमारा जो करंट रेटिंग है वो आधे से भी कम, यहाँ देखिए आप 52 एम्पियर मात्र रह जाएगा। तो हम अलग अलग कंडक्शन एंगल के लिए डिवाइस के सेफ रिलायबल स्पेसिफाइड टेम्परेचर राइज के साथ ऑपरेशन के लिए एवरेज करंट रेटिंग को घटा देते हैं।
अगर हमारा कंडक्शन एंगल कम होता है तो, अर्थात डिवाइस में मैक्सिमम जंक्शन टेम्परेचर को लिमिट करने के लिए हम उसकी जो परमिसिबल एवरेज फॉरवर्ड करंट लिमिट है उसे घटा देंगे जब हमारा कंडक्शन एंगल कम होगा। तो अलग अलग कंडक्शन एंगल के साथ जो हमारी एवरेज करंट रेटिंग में डिक्रीमेंट हो रहा है वो यहाँ इस लेखा चित्र में एक मैन्युफैक्चरर स्पेसिफिकेशन के तौर पे हम समझा रहे हैं। हालांकि SCR एक यूनिडायरेक्शनल डिवाइस है जो एक ही दिशा में धारा प्रवाह करता है और ऐसे डिवाइसेस के लिए एवरेज करंट रेटिंग ज्यादा मीनिंगफुल है, लेकिन हम हमारे डिवाइसेस की RMS ऑन स्टेट करंट भी परिभाषित करते हैं। T कंडक्शन मोड हो गया और RMS ये रूट मीन स्क्वायर वैल्यू को इंडिकेट करने वाली सब्सक्रिप्ट नोटेशन हो गई। ये वो मैक्सिमम लगातार बहने वाला करंट का मैग्नीट्यूड हो सकता है जो किसी मैक्सिमम टेम्परेचर कंडीशंस पे SCR में सेफली फ्लो करेगा। RMS करंट रेटिंग उस समय बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है SCR में जो बहुत कम ड्यूटी साइकिल के साथ एक शार्प पीकिंग करंट को कैरी करते हैं, जिसकी एवरेज वैल्यू तो यहाँ आप देखिए कि मैग्नीट्यूड तो पीक मैग्नीट्यूड OB है लेकिन एवरेज वैल्यू OA काफी कम है। और ऐसी स्थिति में अगर कंटिन्यूअस OA करंट फ्लो होता तो ये जो नीली लाइन है वो बता रही थी कि टेम्परेचर राइज बहुत कम होता, लेकिन आप देखिएगा कि ये शार्प पीकिंग करंट के कारण हमारा टेम्परेचर राइज बहुत ज्यादा हो रहा है, क्योंकि सेम एवरेज वैल्यू के लिए ये जो लाल पल्स करंट है हमारा OB मैग्नीट्यूड का, इसकी RMS वैल्यू ज्यादा है। इसलिए सेफ्टी के लिए हम SCR या थायरिस्टर की एवरेज करंट के साथ साथ RMS करंट को भी लिमिट में रेटिंग्स में परिभाषित करते हैं। और RMS रेटिंग का जो मान है वो हमारी कनेक्टिंग लीड्स की हीटिंग जो SCR में मेटेलिक जॉइंट्स हम बनाते हैं और इंटरफेसेस बनाते हैं उनकी भी हीटिंग से रिलेटेड है। यदि हम किसी SCR या थायरिस्टर को इस्तेमाल कर रहे हैं लगातार बहने वाली एवरेज या RMS करंट लिमिट्स के अंदर, तो उसका जो टेम्परेचर राइज है वो परमिसिबल लिमिट्स में ही रहेगा। लेकिन अगर उसमें सर्किट में कोई फॉल्ट या शॉर्ट सर्किट आ जाती है तो सर्किट में एक अनयूजुअल हाई सर्ज ऑफ करंट कुछ साइकिल्स के लिए बह सकता है जो हमारे ऐसे डिवाइस को डैमेज कर सकता है। ऐसी फॉल्ट या शॉर्ट सर्किट की कंडीशंस में एक SCR डिवाइस की सुरक्षा को हम सर्ज करंट रेटिंग से परिभाषित करते हैं। हालांकि ऐसे शॉर्ट सर्किट और सर्ज करंट की कंडीशंस हमारे SCR जैसे डिवाइस की पूरी लाइफ स्पाइन में एक दो बार से ज्यादा नहीं आएगी। आमतौर पे हम ऐसी सर्ज करंट रेटिंग्स को आधा साइकिल, 5 साइकिल या सबसे महत्वपूर्ण 3 साइकिल के पीरियड्स के लिए परिभाषित करते हैं। अगर कोई SCR की रेटिंग 1200 एम्पियर है तो उसकी 3 साइकिल पीरियड के लिए फॉल्ट कंडीशंस में जो शॉर्ट टाइम सर्ज करंट रेटिंग्स हैं वो सर्ज मैक्सिमम वैल्यू 1200 एम्पियर के बजाय 2000 एम्पियर तक हो सकती है। लोड के सीरीज में लगे हुए SCR को ओवरलोड कंडीशन से, ओवर करंट कंडीशन से बचाने के लिए हम फास्ट मैग्नेटिक एक्शन वाले सर्किट ब्रेकर या थर्मल एक्शंस वाले फास्ट एक्टिंग करंट लिमिटिंग फ्यूज से हम ओवर करंट प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। और ऐसे प्रोटेक्शन स्कीम्स को कोऑर्डिनेट करने के लिए हम I2T रेटिंग का इस्तेमाल करते हैं। एक SCR के रिलायबल प्रोटेक्शंस के लिए जरूरी है कि फ्यूज और दूसरे जो सीरीज में ओवर करंट प्रोटेक्शंस के डिवाइसेस हम यूज कर रहे हैं उनकी I2T रेटिंग्स है वो हमारी थायरिस्टर की रेटिंग से कम हो, ताकि थायरिस्टर डैमेज होने से पहले ये फ्यूज और सर्किट ब्रेकर सर्किट को आइसोलेट करके हमारे SCR को बचा पाए। थायरिस्टर में करंट के साथ करंट का समय के साथ परिवर्तन की दर की भी एक रेटिंग है। टर्न ऑन समय के दौरान एनोड करंट अपनी ब्लॉकिंग लीकेज करंट कंडीशन से फुल लोड करंट कैरी करता हुआ जब तेजी से बदलता है तो राइज टाइम के दौरान करंट का जो मैक्सिमम अलाउवेबल रेट ऑफ राइज है उसे हम थायरिस्टर के di/dt कहते हैं। अगर ये di/dt रेटिंग से ज्यादा हो जाए तो हमारा एनोड करंट जो गेट करंट लगाने के बाद एक छोटे से गेट करंट के पास के हिस्से से J2 जंक्शन पे शुरू होता है, वो हमारे टर्न ऑन प्रोसेस के सबसे पहले डिले एंगल की कंडीशंस पे बहुत छोटे से क्रॉस सेक्शन से शुरू होता है और वो राइज टाइम के दौरान बहुत तेजी से अपने 10% मैग्नीट्यूड से 90% हो जाता है। लेकिन उसकी स्प्रेड अगर कम है और करंट का मैग्नीट्यूड बहुत कम समय में ज्यादा तेज हो गया है तो वो यहाँ लोकलाइज्ड हॉटस्पॉट्स में इंटेंस हीटिंग करके डिवाइस को डैमेज कर सकता है। क्योंकि राइज टाइम के दौरान डिवाइस में इस J2 जंक्शन के बहुत छोटे से हिस्से में जहां करंट फ्लो हो रहा है वहां वोल्टेज भी अभी पूरी खत्म नहीं हुई है, वोल्टेज भी एग्जिस्ट कर रही है। तो वोल्टेज और करंट के प्रोडक्ट से राइज टाइम के दौरान डिवाइस में पावर लॉसेस बहुत ज्यादा हैं। आमतौर पे हमारे जो SCR जैसे डिवाइसेज होते हैं उनकी
मैक्सिमम di/dt क्षमता 50 एम्पियर पर माइक्रोसेकंड से 800 एम्पियर पर माइक्रोसेकंड तक हो सकती है। अगर हम सर्किट में SCR के सीरीज में एक्स्ट्रा इंडक्टर लगा देते हैं तो हम सर्किट में करंट की रेट ऑफ राइज को रेटिंग से कम रख सकते हैं। थायरिस्टर की दो सबसे महत्वपूर्ण परीक्षा उपयोगी करंट रेटिंग्स में से एक लैचिंग करंट IL है। एक SCR या थायरिस्टर में ब्लॉकिंग मोड में जब हम करंट को लगातार इंक्रीज करते हैं तो उसका जो ब्लॉकिंग करंट है वो इंक्रीज होकर एक स्पेसिफाइड लिमिट्स लैचिंग करंट लेवल पर जब आ जाता है तभी हमारे जंक्शन J2 पे इंटरनल रीजनरेशन से डिवाइस में टर्न ऑन या ट्रिगर प्रोसेस शुरू होता है और हमारा डिवाइस ब्लॉकिंग से कंडक्शन मोड में शिफ्ट होता है। तो हम समझ सकते हैं कि लैचिंग करंट का कनेक्शन टर्न ऑन प्रोसेस से है और लैचिंग करंट फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड में D मोड में वो लीकेज करंट का लेवल है जिससे अधिक करंट होने पे डिवाइस में टर्न ऑन या ट्रिगरिंग का प्रोसेस होगा। अगर हम गेट ट्रिगरिंग कर रहे हैं और किसी सर्किट में हमारा करंट गेट सिग्नल लगाने के बाद इंक्रीज हुआ है और लैचिंग करंट पे आया है और उसके बाद अगर हम गेट करंट हटा देंगे तो डिवाइस कंडक्शन मोड में मिलेगा। और अगर हमने गेट सिग्नल लगाया है, करंट इंक्रीज हुआ है लेकिन अभी भी लीकेज करंट का मैग्नीट्यूड लैचिंग लेवल से कम है तो हम पाएंगे कि गेट करंट हटाने पे हमारा डिवाइस कंडक्शन की बजाय वापस ब्लॉकिंग मोड में मिलेगा। तो हम कह सकते हैं कि एक इफेक्टिव टर्न ऑन के लिए जरूरी है कि लीकेज करंट का मैग्नीट्यूड लैचिंग करंट से ज्यादा हो जाए और जब तक वो लैचिंग लेवल नहीं आता हमें गेट पल्स को कंटिन्यू रखना होगा। एक दूसरा करंट जो टर्न ऑफ प्रोसेस से संबंध रखता है जिसे अभी हम समझेंगे उसे हम होल्डिंग करंट कहते हैं। और अगर आप लैचिंग करंट और होल्डिंग करंट दोनों के मैग्नीट्यूड देखें तो वो दोनों जीरो के बहुत नजदीक हैं लेकिन लैचिंग करंट होल्डिंग करंट से ज्यादा है। थायरिस्टर की जो दूसरी परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण रेटिंग है उसे हम होल्डिंग करंट कहते हैं। अगर कोई डिवाइस हमारा फॉरवर्ड कंडक्शन मोड में कंडक्ट कर रहा है उन स्टेट में है और हम उसे कम्यूट या टर्न ऑफ करना चाहते हैं तो हमें इसके कंडक्शन करंट को डिक्रीज करना होगा और वो लेवल जिससे नीचे करंट को लेके जाना है उसे हम होल्डिंग करंट कहते हैं। और अगर कंडक्शन करंट होल्डिंग करंट से नीचे कर दिया जाएगा और रिवर्स वोल्टेज डिवाइस पे लगाई जाएगी तो डिवाइस में जंक्शन J2 के अक्रॉस रिकॉम्बिनेशन से डिप्लेशन जोन का फॉर्मेशन हो जाएगा और थोड़े से समय के बाद टर्न ऑफ समय के बाद थायरिस्टर में कम्यूटेशन का प्रोसेस पूरा हो जाएगा और अगली बार अगर हम फॉरवर्ड वोल्टेज लगाएंगे तो डिवाइस हमें ब्लॉकिंग मोड में मिलेगा। तो एक कंडक्टिव थायरिस्टर को बंद करने के लिए हमें उसके कंडक्शन करंट को होल्डिंग करंट से कम करना जरूरी है, साथ में ऑफ कोर्स रिवर्स वोल्टेज भी लगानी होगी। अगर एक बार फिर हम होल्डिंग करंट और लैचिंग करंट में कंपैरिजन करें तो लैचिंग करंट का कनेक्शन टर्न ऑन प्रोसेस से है और इसका मैग्नीट्यूड होल्डिंग करंट से ज्यादा है और होल्डिंग करंट का कनेक्शन टर्न ऑफ या कम्यूटेशन से है और इसका मैग्नीट्यूड जैसा यहाँ चित्र में दिख रहा है लैचिंग करंट से कम है। हमने गेट सर्किट में ट्रिगरिंग के लिए आवश्यक मिनिमम वोल्टेज और मैक्सिमम सेफ लिमिट्स वोल्टेज की समझी थी। गेट में ट्रिगरिंग के लिए करंट की भी मिनिमम और मैक्सिमम लिमिट्स हैं। मिनिमम करंट हमें रिलायबल ट्रिगरिंग के लिए चाहिए और मैक्सिमम गेट करंट हमारी गेट सर्किट में हीटिंग की मैक्सिमम लिमिट्स को इंडिकेट करता है। तो किसी भी सेफ रिलायबल ट्रिगरिंग के लिए हमें ट्रिगरिंग गेट करंट का मैग्नीट्यूड मिनिमम रिक्वायर्ड गेट करंट के 3 गुना के आसपास ज्यादा रखना चाहिए। एक SCR को गेट पे ट्रिगरिंग करंट सिग्नल लगाकर ब्लॉकिंग स्टेट से कंडक्शन स्टेट में ट्रिगर करने के समय काल को हम टर्न ऑन टाइम कहते हैं और टर्न ऑन टाइम हमारा शुरू होता है जब गेट करंट अपने 90% मैग्नीट्यूड पे आ जाता है और पहले एक छोटा टाइम इंटरवल समय काल डिले टाइम में हमारा करंट बहुत छोटे से मैग्नीट्यूड में 10% इंक्रीज होता है और उसके बाद करंट एक बहुत तेज रफ्तार से 10% से 90% राइज टाइम बनाता है और इन दोनों के समय काल को हम टर्न ऑन टाइम कह सकते हैं। उसके बाद करंट पूरे क्रॉस सेक्शन में फैल के 90 से 100% वैल्यू पा लेता है और डिवाइस के क्रॉस वोल्टेज जो 10% लिमिट पे होती है राइज टाइम के एंड पे वो स्प्रेड टाइम के एंड में मात्र 1.5 वोल्ट रह जाती है। तो आमतौर पे हम कहते हैं कि गेट करंट के 90% वैल्यू आने के बाद हमारा करंट राइज होना शुरू करता है और वो जब अपने 90% मैग्नीट्यूड पे आ जाता है तो ये जो समय काल है डिले और राइज टाइम का सम वो टर्न ऑन टाइम है। एक SCR के लिए टर्न ऑन टाइम तब बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है जब हम सीरीज या पैरेलल में एक से अधिक SCR को इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो सारे SCR एक समान टर्न ऑन टाइम के होंगे तभी हमारा सिस्टम सेफ और रिलायबल ऑपरेट होगा। सभी SCR की टर्न ऑन कैरेक्टरिस्टिक बहुत रैपिड फास्ट कम टर्न ऑन समय में हो जाती है और टर्न ऑन समय टिपिकली 3 से 10 माइक्रोसेकंड्स हो सकता है। अगर हम गेट पल्स का मैग्नीट्यूड ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर दें, हार्ड ट्रिगरिंग करें और डिवाइस की डिजाइन ज्यादा बेहतर हो तो हमारे टर्न ऑन टाइम को हम कम भी कर सकते हैं। एक SCR के फॉरवर्ड कंडक्शन स्टेट से फॉरवर्ड ब्लॉकिंग स्टेट में कम्यूटेशन या टर्न ऑफ के समय की रेटिंग को समझ लेते हैं। एक SCR का टर्न ऑफ टाइम वो टाइम इंटरवल है
जिसमें हमारा करंट पहली बार एनोड सर्किट में होल्डिंग करंट से कम जीरो तुल्य हो जाता है और बाद में नेगेटिव भी होता है। और वो टाइम इंस्टेंट जब हम पहली बार जब पॉजिटिव वोल्टेज अप्लाई करते हैं दोबारा, तो SCR करंट कंडक्ट ना करे और उसमें J2 जंक्शन पे एक डिप्लेशन जोन का रीफॉर्मेशन हो जाए। एक पूरा टर्न ऑफ प्रोसेस है वो 2 समय अंतराल, रिवर्स रिकवरी और गेट या जंक्शन की रिकवरी समय का सम है। और हमारे जो DC सप्लाई में हम फास्ट स्विचिंग इन्वर्टर ग्रेड SCR इस्तेमाल करते हैं, उनका ऑफ टाइम रिलेटिवली कम होता है और ऐसे इन्वर्टर ग्रेड SCRs रिलेटिवली महंगे भी होते हैं। इनका टर्न ऑफ टाइम 10 से 50 माइक्रोसेकंड्स हो सकता है, जबकि एक सामान्य SCR का टर्न ऑफ टाइम 20 से 200 माइक्रोसेकंड्स हो सकता है। जैसे हमने पहले बात की है कि सीरीज और पैरेलल ऑपरेशन में जब एक से ज्यादा SCR का हम इस्तेमाल करते हैं तो उन सब का टर्न ऑन एंड टर्न ऑफ टाइम नियरली सेम होना चाहिए। आज की इस वीडियो से आपको SCR की सभी प्रकार की करंट रेटिंग्स के बारे में समझ बन गई होगी। हमारी एक पिछली वीडियो में हमने SCR की वोल्टेज रेटिंग्स को समझा है और इन दोनों वीडियो की मदद से आपको SCR की सभी प्रकार की रेटिंग्स के बारे में समझ और बाद में इनके प्रोटेक्शन की आवश्यकताओं को समझने में मदद मिलेगी। हमारी पावर इलेक्ट्रॉनिक्स प्लेलिस्ट की दूसरी वीडियो को देखने से आपका ये विषय मजबूत होगा। आप अच्छा पढ़ें, तरक्की करें। हैव नाइस टाइम। थैंक यू वेरी मच फॉर व्यूइंग दिस वीडियो।